जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। जैसा कि हम क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 6th क्लास की ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आप नए हैं तो चैनल पर जाइए, आपके काम की बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही हैं। और अगर आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, पीडीएफ लिंक्स और बुक्स, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वह सब मिल रही हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूँ, 7th क्लास की हिस्ट्री है ये, हिंदी में हम पढ़ेंगे पूरा। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। आज नए राजा और उनके राज्य करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं चैनल पर अभी गए हैं, अभी जाकर ऐसा क्लिक करिए चैनल को। आप देखेंगे PYQs की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, एक बार आप इसको देखिए जाए। हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है PYQ एक्सप्लेनेशन के सहित। वहाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या भविष्य में आ सकते हैं वह भी बताए गए हैं, और ये भी बताया गया है देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए पूरा हिंदी में अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। और कुछ दिनों में हिंदी की मंथली मैगजीन आने वाली है, ठीक है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। सेकंड चैप्टर, नए राजा और उनके राज, यानी हमें किंग्स पढ़ने हैं और उनका किंगडम पढ़ना है। जैसे कि हम PYQ कर रहे हैं तो वहाँ आपको बता रखे PPLT इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। P मीन्स पर्सन, P मीन्स प्लेस, L मीन्स लिटरेचर, कोई बुक हो मैगजीन हो, T मीन्स टेम्पल। तो इन पे 4 पे फोकस हमेशा करना है जब भी आप पढ़ रहे हो UPSC के लिए। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो 7th से 12th तक के बीच के राजाओं को और उनके किंगडम दिखाए गए हैं, ठीक है। 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। ऐसा ही PYQ में क्वेश्चन आया था, गुप्त साम्राज्य के बाद और हर्षवर्धन से पहले इस बीच में कौन कौन से राजा और कौन कौन से उनके किंगडम थे, ठीक है। तो इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ आप बुक लेकर बैठे होंगे, उसमें साफ दिख रहा होगा। मैं बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। फिर आप इसमें देखेंगे ये वाला, ये लिखा है चाहमान, जिसे हम लोग चौहान बोलते हैं, चौहान। ये अपना राष्ट्रकूट, क्या है, राष्ट्रकूट, ये जो लिखा है ये एरिया पूरा राष्ट्रकूटों का है। लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रकूट। यहाँ पहले सातवाहन राज किया करते थे। ये अपना गुर्जर प्रतिहार का एरिया हो गया, ठीक है। ये अपना पाल का एरिया हो गया, जो आज का वेस्ट बंगाल है। ये वाला एरिया पाल का एरिया हो गया। गोपाल यहाँ का राजा है, ठीक है। फिर नीचे आप देखेंगे ये चोल है, ये चोल है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका चहमान है यहाँ पर, चौहान जिसे बोलते हैं, ठीक है, चौहान हो गए। ये आपके यहाँ पर सबसे नीचे पांडे हैं, पांड्य की राजधानी मदुरई था। इधर अपना चेर का है, ये पांड्य का है, ऊपर चोल का है, ठीक है। इधर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 राजवंश है, एक गंग है, एक फिर उत्कल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये पूर्वी चालुक्य हैं। क्या है, पूर्वी चालुक्य। पूर्वी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया पूर्व का है। अभी भी यहाँ पर कुछ चालुक्य बाकी हैं जो यहाँ दिए गए नहीं गए हैं, चालुक्य यहाँ पर है, ठीक है। इतने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ पर कन्नौज, क्या दिखेगा यहाँ पर, कन्नौज। कन्नौज का क्या फेमस है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। इस कन्नौज को कैप्चर करने के लिए यहाँ से गुर्जर प्रतिहार दूसरा पेन ले लें हम,
यहाँ से गुर्जर प्रतिहार, यहाँ से पाल और यहाँ से राष्ट्रकूट। ये तीनों लोग इस कन्नौज को कैप्चर करने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमें लगता है कि हमें मैप पूरा अच्छे से तैयार हो गया। ये अपना गुर्जर प्रतिहार हो गए, यहाँ पर अपने चौहान हो गए, इधर अपने पाल हो गए, गोपाल राजा होगा, ये राष्ट्रकूट हो गए। ठीक है, फिर इधर थोड़े से ये चालुक्य बचे हुए हैं, ये पूर्वी हैं तो पूर्वी चालुक्य। यहाँ पर अपने गंग उत्कल हो गए, ये अपना चोल हो गया, नीचे पांड्य हो गया, इधर चेर हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। आप लोग इसको एक अपने आप प्रैक्टिस किया करिए। ऐसे बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हो गए अपने गुर्जर प्रतिहार, और इधर ऐसे यहाँ पर हो गए अपने पाल, यहाँ पे हो गए गंग, यहाँ हो गए राष्ट्रकूट, इधर हो गए पूर्वी चालुक्य, चोल, पांड्य, चेर, और यहाँ पे चौहान। बस हो गए प्रैक्टिस। हम लोग एग्जैक्ट बनाने के चक्कर में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्लेन पेज ले लिया, अच्छे से बनाया छोटा सा, और अपना चेक कर लिया कहाँ पर क्या है। ठीक है, नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मानते थे। जो लोग नए हैं वो एक तरफ से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक लिंक बनती है हिस्ट्री में। ठीक है, हम लोग बीच बीच में आके एक दो वीडियो देखेंगे उससे फ़ायदा नहीं है। आप 6th क्लास का फर्स्ट वीडियो देखिए जाके, वहाँ से सीधे हम रुकेंगे चल के 1947 में। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा थोड़ा, वरना आपकी मर्जी। सामंत क्या है अब हम बता चुके हैं उसमें, अब आप नए हैं तो आपको दिक्कत होगी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो ये चीज़ हम पिछले वीडियोज में देख चुके थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। तो ये भी हम देख चुके थे। क्या देखे थे कि जब तक सेंटर मजबूत रहता है तब तक ये दूर दूर के छोटे छोटे राजा क्या होते हैं, इनके सामने सैन्य सहायता उपहार ये सब लाते रहते हैं, हाजिरी लगाते रहते हैं दरबार पे। लेकिन जब यही पार्ट कमज़ोर हो जाता है, यहाँ कोई कमज़ोर राजा आ जाता है, तो ये लोग खुद राजा बन जाते हैं। कहते हैं अब हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम खुद तुमसे बड़े राजा बन चुके हैं। तो वही सामंत और महामंडलेश्वर। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। कब? जब सेंटर में कमजोर राजा आ जाता था। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। तो राष्ट्रकूट किसको हरा कर आए थे? शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा, जो वो छोटे से चालुक्य मैंने लिखा था, वो पहले बड़े चालुक्य पूरे एरिया पे चालुक्य हुआ करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कोई कमजोर राजा आया तो राष्ट्रकूट ये उनके सामंत थे, उनके अंडर में एक क्षेत्र पर रहते थे। इन राष्ट्रकूटों ने उस राजा को निपटा दिया। अब वो राष्ट्रकूट बड़े पार्ट पे हो गए और चालुक्य छोटे पार्ट पे हो गए। तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान, क्या नाम था, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण गर्भ, शाब्दिक अर्थ क्या है, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो हमें क्या याद रखना है, ठीक है। यहाँ पहले कौन हुआ करते थे, पूरे में चालुक्य हुआ करते थे। कौन? चालुक्य। फिर क्या हुआ, एक राष्ट्रकूट प्रधान था दंती दुर्ग, ठीक है, उसने इन चालुक्य को हरा दिया। अब इस एरिया पे कौन आ गए, राष्ट्रकूट आ गए। तो चालुक्य क्या एकदम सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, चालुक्य थोड़े से एरिया में बचे रहेंगे। इधर भी कुछ चालुक्य होंगे तो वो अपने आप को क्या कहने लगेंगे, पूर्वी चालुक्य।
और ये क्या कहेंगे अपने का आपको, मेन चालुक्य। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, ये चालुक्य में कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर राजा आएगा और राष्ट्रकूट में कोई कमज़ोर राजा होगा। फिर ये चालुक्य इस राष्ट्रकूट को क्या करेंगे, हरा देंगे, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिर चालुक्य आ जाएंगे। तो मेन बात क्या है, जो बड़ा किंगडम होता है उसमें जो राजा कमज़ोर होता है, उस कमज़ोर राजा को छोटे किंगडम के लोग हरा देते हैं और अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। तो दंतीदुर्ग था और उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान का मतलब क्या था, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी क्षत्रिय बनने की एक पूजा कह सकते हैं। क्षत्रिय अगर ना भी हो तो इस हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने से आप क्षत्रिय मान लिए जाओगे। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है हिरण्यगर्भ पे, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मध्यकालीन भारत में हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्या था, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक बन सकता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर, शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। क्या था, कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार, ये दोनों क्या थे, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो कदम्ब, मयूर शर्मण एक किंगडम था, कहाँ था ये था कर्नाटक में। कहाँ था, कर्नाटक में। गुर्जर प्रतिहार अभी हम ऊपर देख के आए, ये कहाँ थे, राजस्थान में। ये दोनों जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने लिखा ना, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, ये लोग क्या थे, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है। और यहाँ दंतीदुर्ग भी क्या था, क्षत्रिय नहीं था, उसने भी हिरण्यगर्भ किया। एक मूर्ति बनी है, एलोरा की मूर्ति। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट काल में एलोरा की गुफा 15 में विष्णु जी का नरसिंह अवतार का भित्ति चित्र बना है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कभी भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम ही जगह नरसिंह रूप में या वाराह रूप में मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो सातवाहनों ने बहुत बढ़िया काम किया था, उसके बाद राष्ट्रकूटों ने भी आर्ट एंड कल्चर में बढ़िया काम किया। राज्यों में प्रशासन कैसे होता था, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती ऐसी उपाधियां और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब इतने पावरफुल थे नहीं, लेकिन दिखावा बहुत पावरफुल का करते थे। महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब इतने ताकतवर नहीं थे कि हम ही सब हैं, बल्कि साथ लेकर चलना पड़ता था। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मनाया भी जाता था, बाध्य भी किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो राजस्व यहाँ व्यापारियों से भी लिया जाता था। जैसे यहाँ पे एक कहानी लिखी हुई है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, ये चोल भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वर्षों तक इन चोल ने शासन किया। पहले चोल थे, फिर चोल को हराकर एक दूसरा किंगडम आ गया। फिर इन चोलों ने इस किंगडम को हराकर फिर से इंपीरियल चोला बोला जाता है उन्हें। ठीक है, वो आ गए। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में
विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। कदमाई यानी भू राजस्व, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए कर, यानी ये दो तो हमें याद ही रखने हैं कि वेट्टी क्या था, कदमाई क्या था। सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। बाकी ये भी याद रखना है इसमें चोल वंश में क्या क्या कर लगते थे। सीढ़ी लगाने के लिए भी कर लगता था, बताओ। मकान पर छाजन डालने पर भी कर। खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर कर। वाह, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। ये भी ध्यान रखो, वंशानुगत होती थी ये राजस्व वसूली जो किया जाता था। और जो प्रभावशाली यानी जो ताकतवर लोग होते थे उनको ही कह दिया जाता था आप अपने एरिया का राजस्व वसूल कर लाइए। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। उस समय भी चापलूसी चलती थी, कह सकते हैं। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में क्या होता है। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं, प्रशस्तियाँ हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, जो कोई व्यक्ति अपने राजा के लिए, कोई व्यक्ति है वो अपने राजा की बड़ाई करने के लिए जो लिखता है, जो बताता है, वो क्या होती है, प्रशस्ति। जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये अगर इनकी बड़ाई करेगा तो चापलूसी भी तो होगी थोड़ी, उसमें सच्चाई थोड़ी सब होगी। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, क्योंकि कुछ तो पता ही चल जाएगा कि पूरा थोड़ी गलत होगा। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो प्रशस्तियाँ भी रची गई हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई प्रशासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, हमने क्लास 6 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा, वो पूरी सीरीज 11 वीडियो हैं, 11 चैप्टर के, जरूर देख कर आए। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट क्वेश्चन आ चुका है। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के राजा हैं कि कामों का वर्णन किया गया है। कैसे, आंध्र, शैंडव, विदर्भ, कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया होगा कि इनके बारे में लिखा है कि आंध्र प्रदेश, शैंडव, विदर्भ, इन सब के राजा तभी धराशायी हो गए थे जब ये राजकुमार थे। जो मैंने कन्नौज की बात की थी, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने वंग, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य राजाओं को भी पराजित किया। तो हमारे लिए मेन बात है इनके नाम। वंग तो बंगाल है ही, अनर्त क्या था, गुजरात का हिस्सा था। मालवा तो पता ही है, मालवा पठार। किरात क्या था, बदवासी। तुरुस्क क्या थे, तुर्क को तुरुस्क बोला गया है। वत्स, मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य थे। हमने इसको 6th क्लास में वत्स और मत्स्य को देखा भी था। इन सबको पराजित किया था। तो प्रशस्ति में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के अपने राजा के बारे में बातें लिखी जाती हैं। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते। सिंपल सी बात है, तुम उनकी बड़ाई करोगे तो वो भी खुश होकर तुम्हें खुश करेंगे कि भाई जाओ, ले जाओ, दान दे दिया। ये चित्र है, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा वह ताम्र पत्रों का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत और तमिल दोनों में है। जिन कड़ियों में ये पत्र जुड़े हैं इन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह प्रमाणिक दस्तावेज है।
तो इस पर मुहर भी लगती थी। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, अब देखो क्या क्या दिया जाता था। तो ऊपर भी चोल की कहानी थी, यहाँ भी चोल की ही कहानी। चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं, क्या क्या है, फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, ये सब चीजें हैं। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। यानी बहुत बड़ी थी ना एरिया, जिसको ये मिलेगी दान में, वो इसी एरिया में कर वसूली कर लेगा। जिनको ये भूमि काम करने के लिए देगा, खुद तो करेगा नहीं इतनी जमीन का। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला, चोल साम्राज्य में कर बहुत लग रहे थे। आप इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बस इतना भी दिमाग में रहेगा, चोल काल में हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि सब पर कर, इस पे कर, उस पे कर, सीढ़ी लगाओ कर, पान के पत्थर पर कर, कर बने हुए कपड़ों पर कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर, वह पकी ईंटों के बनी ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ ये सब लगवा सकता है, नहर बनवा सकता है, पानी बर्बाद ना हो तटबंध का निर्माण कर सकता है। तो ये जो जिनको ये मिलता था जमीन, वो ये क्या क्या काम कर सकते थे ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या काम कर सकते थे, क्या क्या काम कर सकते थे। पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते थे, छोटे कुएं, बड़े कुएं खुदवा सकते थे, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकते थे, सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते थे। तो सिर्फ भूमि के लिए दान नहीं मिलता था भूमि का, बल्कि ये सब काम भी वो कर सकते थे अगर जरूरत पड़े तो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना हुई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, जिसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों उनकी नीतियों के आलोचनात्मक तो पारिस्थिति थी। ठीक है, कल्हड़ किस शताब्दी के थे ये ध्यान रखो आप, 12वीं सदी के थे। यानी एक स्टेटमेंट आ जाए कल्हड़ पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो नहीं थे। पुष्यमित्र शुंग बहुत पहले था। हर्षवर्धन के समकालीन थे, नहीं थे। अशोक के समकालीन थे, नहीं थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, नहीं थे। गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे, नहीं थे। मौर्य साम्राज्य के समकालीन थे, नहीं थे। समझ में आ गया। तो बस हमें एग्जैक्ट डेट भले ना याद हो, लेकिन ये याद हो कल्हड़ कब किस समय के थे, 12th शताब्दी के समय के थे। अब युद्ध किस लिए होते थे, तो धन के लिए युद्ध होते थे। हमने वैदिक काल में पढ़ा था 6th क्लास की एनसीईआरटी में, युद्ध किसके लिए होते थे, वहाँ गाय और चारागाह के लिए युद्ध होते थे। और यहाँ आपने यह गौर किया होगा, इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण का प्रयास करते थे। हमने देखा ये था राष्ट्रकूट का, फिर नीचे था, सॉरी ये था गुर्जर प्रतिहार का, फिर राष्ट्रकूट का था, चोल का था, पांड्य का था, और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज, जो मैंने बोल दिया अभी ऊपर, सबसे पहले ये बता ही दिया था आपको। गुर्जर प्रतिहार इधर से, राष्ट्रकूट नीचे से, पाल वंश इधर से, कि शासकों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ रहे थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इतिहासकारों ने प्राय चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो कहीं पे क्वेश्चन आ जाए त्रिपक्षीय संघर्ष का संबंध किससे है, तो कन्नौज से है। कौन से 3 राज्य हैं जो लड़ रहे थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, जीता कौन आखिर में, जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62-66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मतलब बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे कि देखो, उससे पता चलता था किसने बनवाया, फलाने राजा ने बनवाया। ठीक है, तो कहते थे वाह क्या राजा है, कितना बढ़िया पैसे वाला है। सेम है, आज जितनी ऊंची बिल्डिंग उतना पैसा वाला लोग, ऐसे ही।
इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में पढ़ोगे। दूसरे लोग भी दूसरे राजा आते थे तो इनके राजाओं के मंदिरों को तोड़ते थे। ये मेरे से ऊपर कैसे बनवा लिया। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से एक था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। सोमनाथ मंदिर पर इसने बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न की थी। तो इसी के बारे में बताया गया। दूसरे जो राजा आते थे, शासक आते थे, सुल्तान आते थे, वह मंदिरों पर हमला करते थे क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हुए होते थे। वो राजा की ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि देखो हमारे राजा ने इतना बढ़िया मंदिर बनवाया। महमूद ने धन लूट लेगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। गजनी जो है वह जगह थी, इसीलिए इसे गजनी का सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान का मतलब होता है राजा ही होता है, लेकिन वो अरबी भाषा में कह सकते हैं उसे शासक राजा। ठीक है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता है। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप को लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई कृति किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमें क्या याद रखना, सुल्तान महमूद का संबंध किससे है? अल बरूनी से। ठीक है। गजनी का सुल्तान महमूद का संबंध अल बरूनी से है। अल बरूनी किसके समकालीन है? तो ये ध्यान रखो, ये लगभग 1030 के 450 के आसपास अल बरूनी का बात हो रही है। कह दिया जाएगा अल बरूनी अकबर के समकालीन थे, तो नहीं है। अल बरूनी हुमायूं के समकालीन थे या इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, तो नहीं थे। ये 1030 के आसपास थे। ठीक है। लगभग के बारे में याद रखिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। अभी ऊपर हम लोगों ने चाहमान देखा राजस्थान वाले एरिया में, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो आप कहोगे ये चालुक्य ऊपर कैसे पहुंचे गुजरात में? तो मैंने अभी बताया आपको, पहले यहाँ पर चालुक्य थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर राष्ट्रकूट आ गए, तो थोड़े से राष्ट्रकूट थे। अब क्या हुआ? चालुक्य ने इधर भी अपना एक्सपेंशन किया और इधर भी अपना एक्सपेंशन किया। तो जब यहाँ राष्ट्रकूट आ गए तो इस एरिया में तो राष्ट्रकूट हो गए पूरे में, लेकिन यहाँ पर थोड़े चालुक्य बचे, इधर पूर्वी चालुक्य बचे और यहाँ पर भी थोड़े चालुक्य बच गए थे। ठीक है। चालुक्य का पहले बहुत बड़ा एरिया था, कुछ एरिया पे राष्ट्रकूट आ गए, बाकी तो अभी चालुक्य थोड़े बहुत तो बचे रहेंगे ही। ऐसा थोड़ी होगा है कि एकदम पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, सबको मार डालो, सबको निपटा दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। गुजरात के चालुक्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल थे। यह भी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल कहाँ थे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी दिल्ली मेरठ के आसपास। चौहान में सबसे प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, 1192 में हार गए। तो यही पृथ्वीराज चौहान जिनकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये इस चौहान वंश के ही शासक थे। अब चलते चोल राज्य, नजदीकी से एक नगर देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ा राज्य था जो चोल राज्य था, उसके नीचे पांड्य थे, इधर चेर थे। ठीक है। एक बार में चोल इतने पर भी कब्जा कर चुके थे। तो कई बार होता ना, कोई शक्तिशाली राजा आ गया तो उसने इतने पे एक्सपेंशन कर लिया, फिर कोई कमजोर राजा आएगा तो फिर इतने पे सबमिट के रह जाएगा। ठीक है। तो वही बात है, जब बड़ा राजा आता है तो इतने पे हो जाता है, जब कोई कमजोर आया तो फिर इतने पे सिमट कर रह गया, क्योंकि जो कोई और है वो उसे हरा देता है। आप यहाँ देखोगे चालुक्य लिखा हुआ है।
अब देखो चालुक्य कई जगह के थे, एक ये कल्याणी के चालुक्य थे, ये कल्याणी लिखा हुआ है, एक ये बादामी के चालुक्य थे, और इधर बाद को हमने पूर्वी के चालुक्य देखे थे, पूर्वी चालुक्य, या उन्हें वेंगी के चालुक्य भी बोलते हैं। ये लिखा है वेंगी के चालुक्य। ठीक है, पढ़ लेते हैं। उरैयूर से तंजावुर, ये दोनों नाम है बहुत महत्वपूर्ण है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन सा? मुटरियार। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। पल्लव। तो क्या हुआ था, यहाँ पर जो चोल, पांड्य, चेर रहते थे, इससे पहले यहाँ पर पल्लव रहते थे। कौन रहते थे? पल्लव राजवंश। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। उरैयार या उरैयूर, ये दोनों सेम लिखा हुआ है। कि चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। तो किसने किया था? विजयालय। चोल वंश के ये शासक थे विजयालय, 9वीं सदी के मध्य में इनको हराकर कब्जा कर लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सदिनी देवी का मंदिर, निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर बनवाया। तो एक तो फैक्ट यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है, तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो विजयालय ने बनवाया। किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, ये चोल वंश के शासकों ने, विजयालय ने किसको हराया था? तो मुटरियार नाम का जो मुखिया परिवार था, यानी मुटरियार की सत्ता को हराया था। ठीक है, मुटरियार कौन थे? तो ये पल्लव राजाओं के मातहत थे, भाई सामंत समझ सकते हो। ठीक है, विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तक शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। यानी विजयालय ने पहले इतना बना दिया, अब इसके जो वंशज हुए, इनके जो उत्तराधिकारी वह भी मजबूत थे, तो उन्होंने और एक्सपेंशन किया। ठीक है, तो मजबूत आदमी आता है तो वो एक्सपेंशन करता है, और कोई कमजोर आता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे एरिया कम कर देता है और कम हो जाता है। ठीक है, दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए। तो यहाँ पर पांड्य थे, यहाँ पे पल्लव थे, इस पूरे में कौन आ गया? चोल आ गए। एक और नाम आता है राज्य प्रथम। राज्य प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना, उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। तो विजयालय ने शुरुआत कर दी, अब राजराज प्रथम आया और एक्सपेंस करेगा। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, और फिर राजराज के पुत्र आते हैं राजेंद्र प्रथम, ये भी मजबूत राजा था, तो इसने और एक्सपेंशन किया। इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है इस बार यूपीएससी 2025, जहाँ तक मुझे याद है फिल्म्स में आया है। उसकी नीतियों को जारी रखा, उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, यही राजेंद्र प्रथम पे क्वेश्चन आया था, यहीं से यही स्टेटमेंट उठा के पूछ लिया गया था। अपने अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजराज प्रथम आया पहले, राजराज प्रथम। इसने क्या किया? इसने थोड़े से जमीन पे कब्जा किया। ये श्रीलंका था, इसका श्रीलंका का थोड़ा पार्ट इसने कब्जा कर लिया था। फिर आया राजेंद्र प्रथम। कौन आया? राजेंद्र प्रथम। इसने इसको और बढ़ाया, गंगा घाटी तक ले गया, पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, इधर इंडोनेशिया पर भी कब्जा कर लिया। तो तभी कहा जाता है कि अगर बढ़िया राजा आते गए तो एक्सपेंशन होता रहेगा, घटिया राजा आए तुरंत एक ही बार में सब पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अब भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला, इन दोनों व्यक्तियों ने, चाहे वो राजराज प्रथम हो और चाहे वो राजेंद्र प्रथम हो, बहुत मंदिर भी बनवाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और राजेंद्र प्रताप के मंदिर आ भी चुके हैं क्वेश्चन। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोण चोलपुरम, ये गंगई कोण चोलपुरम क्या है? तो गंगई से आपको गंगा नजर आता होगा, गंगा। तो यहाँ पर आपने देखा भी, राजेंद्र प्रथम ने
उसकी नीतियों के जरिए गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। यानी इसने गंगा घाटी पर हमला किया था और कहा था हमने वहाँ के राजा को हरा दिया। इसीलिए उसने अपनी उपाधि कह सकते हैं या उस शहर को बसाया, ये कह सकते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम, क्यों, किसने, राजेंद्र प्रथम ने। क्यों? क्योंकि गंगा घाटी को उसने आक्रमण किया था और उसने कहा हमने वहाँ के राजा को हरा दिया। बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार है। तो तंजावुर और इनकी बात आए तो राजा और राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। तो मंदिर होगा तो चीज़ें और बढ़ेंगी, चाहे आप अयोध्या देख लीजिए, चाहे आप वाराणसी देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए। शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासकों अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, इन्हें दान भी मिलता था। भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ठीक है। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर, ये देखो इतना विशाल, इतनी बारीकी, यहाँ पर कितनी बारीकी से सारे काम हो गए हैं, इतना मतलब बढ़िया मंदिर है, जाना चाहिए। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए, मतलब मूर्तियां लगाई गई हैं, ऐसे ऊपर भी बहुत ज़्यादा बारीकी से काम किया गया है। संगीतकार, नर्तक, ये सब मंदिर के आसपास रहते थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाना। तो मंदिर के पास कांस्य प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। कृषि और सिंचाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चोल कांस्य प्रतिमा है, सावधानी के साथ अलंकृत किया गया है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है। तो हम पहले ही बोले थे कि जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ ज़्यादा फायदे होंगे। आप चाहे देख लो, मगध, मगध गंगा के किनारे था। चावल की खेती बढ़िया होती है क्योंकि चावल के लिए मेनली पानी ही चाहिए। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं 6वीं सदी में आकार ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। ठीक है, बाढ़ वगैरह की थोड़ी समस्या रहती थी लेकिन फिर भी ठीक था। आप देख सकते हैं 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है और इसे नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। पानी खेत जोते जाते थे, सींचे जाते थे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम रूप से क्यों? क्योंकि हर समय पानी जरूरी नहीं है कि वह मिल भी जाए। जैसे आज के समय में इतनी नहर बनी हुई है, फिर भी आदमी भूमिगत पानी का प्रयोग कर रहा है ना, नीचे से पानी निकाल ही रहा है। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। ये सब चोल के समय में हो रहा है। चोल के समय में स्टेटमेंट सीधे सीधे आएगा। कुएं खोदे गए, यस। सरोवर बनाए गए, यस। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना या तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासक, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई, तो सब लोग मिलकर के सब काम कर रहे थे। अब प्रशासन कैसे चल रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन चुके हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। उर क्या था? किसानों की बस्तियां थी। शिक्षित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। उसी तरह गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। तो नाडू क्या था? समूह थे गांव के। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे।
तो ग्राम परिषद और नाडू क्या करते थे? न्याय करना, कर वसूलना, सब काम करते थे। वेल्लाल क्या होता था? वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू की कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो वेल्लाल धनी किसान हुआ करते थे जो ये नाडू में देखरेख करते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार किसी उपाधियां दी। तो ये स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, ये सीधे सीधे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है तो ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। अरैयार, नाडू, मुवेंद वेलन क्या था, ठीक है। भूमि के प्रकार, यहाँ से स्टेटमेंट अभी आया नहीं है, सॉरी क्वेश्चन आया नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख करता है। विल्लन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमुटकन्नी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदन, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सीधा बनेगा विल्लन बगाई, ब्रह्मदेय, शाला भोग, देवदान, तिरुनमुटकन्नी, पल्ली चंदम क्या थे? सिक्के थे, पोर्ट थे, भूमि थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने देखा है ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम क्या था? नगर नहीं थे, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ। नगरम क्या थे? व्यापारियों के संघ थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू, वर्ल्ड इंपोर्टेंट है उत्तर मेरू प्लेस, से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो ये स्टेटमेंट आएगा, और उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों का सभा संगठन कैसा था। तो यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी, समितियां भी होती थी। ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे यानी सदस्यता भी दिलाई जाती थी। उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे के लड़के के हर समिति के लिए, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखी हुई है, यहाँ की बातों की प्रशंसाएं होती भी रहती हैं, ठीक है। तो सदस्यता का मैटर क्या था? सदस्यता किसके लिए? ऐसा स्टेटमेंट आएगा सदस्यता उन्हीं को मिलती थी जो इतने भूमि अपने पास रखते थे, या सदस्यता उन्हीं को मिलती थी जिनके पास सेना होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ क्या लिखा है? सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनमें नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखा जाता था, मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता महत्वपूर्ण है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है
ये आपको पता होनी चाहिए क्या इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है 2026 में, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों को जीवन में इन राज्यों में कैसा था। ये जानना मुश्किल है। 12वीं सदी के तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण। तो 12वीं शताब्दी की एक कृति है तमिल कृति पेरिया पूर्णम, क्योंकि ये लिटरेचर में आती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अटनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या है? टर्मिनोलॉजी ढूंढते रहो, यही बात को दिक्कत आती है, अभी इसे हम नोट करके नहीं रखते। पुलाया एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तो एक ऐसा समूह है जिसे ये लोग बाहर मानते थे। बेल्लाल जो किसान थे, लोगों का एक छोटा सा पुरवा था। पुरवा का मतलब छोटा सा गाँव जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियों के झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे यानी काले कह सकते हैं, जो काले लोहे के कंचन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे के चमड़ों की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे, उनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरा वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाली मुर्गी ने वो फटने से पहले तगड़े फुलैया फुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाए हुए बांगती थी। धान कुटती लहरदार बालों वाली गाने की आवाज़ रोजाना काजी वृक्ष की भी छाया में फैलता रहा। इसमें बहुत कुछ बताया दिया गया है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है क्या क्या बता दिया गया। जैसे यहाँ पे धान कूटती महिलाएं यानी धान की बात बता दी उसने। गाने की आवाज़ रोजाना काजी वृक्ष की छाया में फैलती थी, काजी वृक्ष की कुछ बात बता दी है। नारियल के पेड़ों की बात कही है उसने। नगाड़े भी लटके हुए थे उसकी भी बात बता दी। आम के पेड़ भी थे, ये भी बात बता दी, ठीक है। और चमड़े का बहुत कुछ उपयोग हुआ है, चमड़े की बातें बहुत बार हुई हैं, चमड़े की बात बहुत बता दी। तांग वंश के युग का चीन यानी इस समय चीन में क्या था। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं शताब्दी में रहा। राजधानी सियाम दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। लोग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों तक कायम रही, ठीक है। मैं अभी मैप बनाकर वो सब राजवंश आपको दिखा भी दूंगा। तो गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे? गुजरात राजस्थान में थे। राष्ट्रकूट कहाँ थे? पश्चिमी दक्कन में थे। पाल कहाँ थे? बंगाल में थे। चोल कहाँ थे? तमिलनाडु में थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट। चोल साम्राज्य में सभा को किस समिति के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें थी, अभी हमने पढ़ा। चावानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन थे? एक था दिल्ली और एक था अजमेर, ठीक है। अभी हम मैप बनाकर आपको समझा देंगे अच्छे से। दिल्ली के सुल्तान ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे मैप बनाइए एक भारत का। भारत का एक मैप बनाइए आप भी हाथों से अपने। बना लिया। अब इसमें हमें नोट करना है, ये नोट कर दो, ये वाला एरिया। ये किसका हो गया? ये हो गया गुर्जर प्रतिहार। ऐसे ही मान लो हम ये वाला नोट कर दें। यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ पे हो गया अपने राष्ट्रकूट, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था अपना कन्नौज, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या थे?
यहाँ पे अपने थे पाल राजवंश, ठीक है। और जब तैयार को थोड़ा ऊपर तक ले आओ, ठीक है। अब देखो राष्ट्रकूट जब यहाँ आ गए तो यहाँ थोड़े राष्ट्रकूट बचे रह गए, यहाँ वेंगी के चालुक्य, सॉरी यहाँ चालुक्य बचे रह गए, चालुक्य। यहाँ वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य दोनों कह सकते हैं, वेंगी के, या यहाँ पे थोड़े चालुक्य थे, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, चाहमान, चाहमान या चौहान। अब बचा नीचे का एरिया, तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे चोल। ये इतना पार्ट आप लिखकर रख सकते हैं। कन्नौज में ये तीनों लड़ाई कर रहे थे। ऐसे आप बना लेंगे और आपका इससे ज़्यादा याद रहेगा, ना कि लिखने पढ़ने से। आप इसको अगर बना लेंगे तो और अच्छे से याद कर लेंगे। ये ट्रांसफर किससे में हो गया या इससे पहले क्या था, अगर ये किससे बना है ये देखें, अगर हम ये किससे बना है, एक और बना लो ऐसे। तो यहाँ कौन थे पहले, पल्लव थे। इस पूरे एरिया में कौन थे, चालुक्य थे। नीचे कौन थे, थोड़े से पांड्य थे, ठीक है। ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ चालुक्य कई थे, एक बादामी के चालुक्य थे, इधर वेंगी के चालुक्य हो गए बाद को, ठीक है। तो ऐसे मैप बनाइए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी आप लाइक कमेंट कर ही दिए होंगे, शेयर भी कर दिया कीजिए तो थोड़ा मोटिवेशन मिले। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।